अगर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी अपना 661 एकड़ का विशाल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुफ्त में किसी और को दे दे तो क्या होगा? मतलब शेयर बाजार में तो हड़कंप मच जाना चाहिए। आमतौर पर इसे एक बहुत बड़ी विफलता माना जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जीई पावर इंडिया लिमिटेड यानी GEPIL के मामले में इस कदम को कॉर्पोरेट इतिहास का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सही कहा आपने। और आज हम इसी ऐतिहासिक टर्न अराउंड का एक गहन विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल, हमारे सामने 2024 से लेकर 26 तक के सफर के कई अहम दस्तावेज मौजूद हैं, जैसे कि उनके हालिया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, अर्निंग्स कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट्स और एनालिस्ट के नोट्स। और अगर हम इन दस्तावेजों के अंदर झांकें तो एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने आती है। हाँ, हमारा मकसद इस गहरे विश्लेषण में ये समझना है कि कैसे इस कंपनी ने भारी भरकम और घाटे में चल रहे ऑपरेशन से बाहर निकलकर एक सर्विस लेड यानी सेवा आधारित मॉडल की ओर कदम बढ़ाया है। और सबसे अहम बात, कैसे इस डीमर्जर की रणनीति ने शेयरधारकों के लिए सचमुच एक नई वैल्यू क्रिएट की है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें जो 2024 के उस कड़े स्ट्रेटेजिक रीसेट को देखना होगा। बिल्कुल, वही वो समय था जब इस पूरी रिकवरी की नींव रखी गई थी। हमारे सोर्स मटेरियल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शुरुआत में कंपनी सिर्फ काम के वॉल्यूम के पीछे भाग रही थी, मतलब सिर्फ बड़े-बड़े ऑर्डर्स लेना। हाँ, और देखिए, भारी उद्योग जगत की ये सबसे बड़ी बीमारी है। अक्सर कंपनियां अपना रेवेन्यू बड़ा दिखाने के लिए नए पावर प्लांट बनाने के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेती हैं जिनमें मार्जिन बहुत कम होता है। और उससे भी बड़ी समस्या होती है वर्किंग कैपिटल का फंसना, है ना? बिल्कुल सही। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में कंपनी का पैसा सालों साल कच्चे माल और इन्वेंट्री में फंसा रहता है। तो 2024 में मैनेजमेंट ने एक बहुत साहसिक फैसला लिया। उन्होंने वॉल्यूम का मुंह छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान प्रॉफिटेबिलिटी पर लगा दिया। हाँ, उन्होंने अपने हाइड्रो और गैस बिजनेस से पूरी तरह एग्जिट किया। और आपको पता है, इस एक कदम से उन्हें लगभग 295 करोड़ रुपए का सीधा फायदा हुआ। अरे वाह! और यहाँ मैं BHEL के साथ हुए उनके उस पुराने सेटलमेंट का भी जिक्र करना चाहूंगा। हाँ। जो हमारे नोट्स में काफी प्रमुखता से उभरा है। वो तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, मतलब दस्तावेज बताते हैं कि इस विवाद को सुलझाने से GE पावर के पास 343 करोड़ रुपए का कैश वापस आया। और सिर्फ कैश ही नहीं, 423 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी रिलीज हो गई। बिल्कुल। अब किसी आम इंसान को ये सिर्फ एक कानूनी समझौता लग सकता है। हाँ। लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए बैंक गारंटी का रिलीज होना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो पैसा सालों से बैंकों के पास फंसा था वो अब आजाद है। और इस आजाद पैसे को अब नए और हाई मार्जिन वाले ऑपरेशंस में निवेश किया जा सकता है। तो अगर हम इस वित्तीय सुधार के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये कदम कितने असरदार रहे। मार्च 2023 में कंपनी की नेटवर्थ महज 227 करोड़ रुपए थी। वहीं मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार ये बढ़कर 483 करोड़ रुपए हो गई, मतलब दोगुने से भी ज्यादा। और बात सिर्फ नेटवर्थ की नहीं है। अगर हम नकदी की स्थिति देखें तो वो और भी दिलचस्प है। हाँ, वो तो है। 2023 में कंपनी का बैंक बैलेंस माइनस 66 करोड़ रुपए था, यानी वो घाटे में चल रहे थे, जिसे हम नेट डेट की स्थिति कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मार्च 2026 तक यही बैंक बैलेंस 880 करोड़ रुपए के मजबूत स्तर पर पहुंच गया। मतलब ये नकदी में 18 गुना का सुधार है। और इस 18 गुना सुधार के पीछे वही तंत्र काम कर रहा है जिसकी हमने अभी चर्चा की। जब आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़ते हैं तो आपका पैसा इन्वेंट्री में नहीं फंसता। और इस नकद स्थिति का सीधा असर उनके एबिटा पर दिखा है। जो एबिटा 251 करोड़ रुपए के भारी नुकसान में था, वो अब 277 करोड़ के शानदार मुनाफे में बदल गया। ये कोई छोटा सुधार नहीं है। इस बदलाव को मैं एक एनालॉजी से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए एक डूबता हुआ मालवाहक जहाज है। अच्छा। और उस जहाज को अपनी रफ्तार बढ़ाने और डूबने से बचने के लिए अपना भारी और बेकार सामान समुद्र में फेंकना पड़ता है। GE पावर ने भी बिल्कुल वही किया। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है और बाजार इस तरह के बदलावों को बहुत जल्दी पहचानता है। बिल्कुल। यही कारण है कि इक्रा जैसी रेटिंग एजेंसी ने 2026 में कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को BBB स्टेबल से बढ़ाकर BBB+ स्टेबल कर दिया है। इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट्स इसे एक बहुत ही सकारात्मक संकेत मानते हैं और सबसे बड़ा आत्मविश्वास तो उनके डिविडेंड से झलकता है। हाँ, वो 7 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। हाँ,
एक कंपनी जो कुछ समय पहले नकदी जुटाने के लिए संघर्ष कर रही थी, वो अब अपने मुनाफे का हिस्सा नकद रूप में वापस दे रही है। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। अगर पुराने और भारी प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए गए हैं, तो ये 277 करोड़ रुपए का मुनाफा आ कहां से रहा है? देखिए, इसका जवाब कंपनी के नए कोर सर्विसेज मॉडल में मिलता है। यही अब उनके बिजनेस का मुख्य इंजन है। मतलब कंपनी ने नए पावर प्लांट बनाने का झंझट छोड़कर भारत में पहले से चल रहे प्लांट्स की मेंटेनेंस और रिपेयर पर फोकस किया है। बिल्कुल। और हमें ये समझना होगा कि ये सर्विस मॉडल इतना ज्यादा मुनाफे वाला क्यों है। एक नया प्लांट बनाने में सालों लग जाते हैं और पेमेंट भी बहुत देरी से मिलती है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ इमरजेंसी रिपेयर को देखिए। मान लीजिए किसी पावर प्लांट का टरबाइन खराब हो जाता है, तो ऑपरेटर को हर घंटे लाखों रुपए का नुकसान होने लगता है। बिल्कुल। ऐसे में ऑपरेटर मशीन को तुरंत ठीक करवाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार रहता है। इसे शॉर्ट साइकिल बिजनेस कहते हैं। मतलब काम जल्दी होता है, मार्जिन बहुत अधिक होता है और पेमेंट तुरंत मिल जाती है। सही कहा। यही कारण है कि सर्विस लेड मॉडल के दम पर उनकी कोर सर्विस ऑर्डर बुकिंग में सालाना 34% की शानदार ग्रोथ देखी गई है। और अगर 5 साल का CAGR देखें तो वो 25% है। लेकिन हमारे सोर्स नोट्स में एक और भी दिलचस्प बात है। एक टर्म बार बार इस्तेमाल हुआ है, OOEM, यानी थर्ड पार्टी फ्लीट। हाँ, अदर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब है कि GE पावर सिर्फ अपनी बनाई मशीनों की सर्विस नहीं कर रहा, बल्कि सीमेंस या BHEL के मशीनों की भी मरम्मत कर रहा है। बिल्कुल। और इस सेगमेंट में उनके ऑर्डर्स 162 करोड़ से बढ़कर सीधे 320 करोड़ रुपए हो गए हैं। लेकिन मैं यहाँ इस रणनीति पर थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। क्या ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा नहीं है? कैसे? मतलब आप अपने प्रतिस्पर्धियों की मशीनों की मरम्मत कर रहे हैं, आपके पास शायद उनके ब्लूप्रिंट्स भी ना हो। क्या ये एक स्थायी मॉडल हो सकता है? देखिए, सतह से देखने पर यह जोखिम लगता है, लेकिन इसके पीछे का तकनीकी तर्क बहुत मजबूत है। पावर जनरेशन के बुनियादी इंजीनियरिंग सिद्धांत एक जैसे होते हैं। अच्छा। और जी पावर के पास ऐसी तकनीक है जिससे वो प्रतिस्पर्धियों की मशीनों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मतलब वो खुद डिजाइन समझकर उन्हें ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। और प्लांट ऑपरेटर के लिए मशीन का ब्रांड मायने नहीं रखता, उसे बस अपनी मशीन जल्दी ठीक करवानी होती है। भारत में ये मेंटेनेंस मार्केट लगभग 4,000 करोड़ रुपए का है और GE पावर के पास अभी सिर्फ 18% हिस्सेदारी है। यानी ग्रोथ की बहुत अपार संभावना है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसीलिए इस सर्विस मॉडल को इतनी अहमियत दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी अड़चन थी। अगर ये सर्विस मॉडल इतना ही सफल है तो दुर्गापुर की उनकी ऐतिहासिक फैसिलिटी उनके लिए सिरदर्द क्यों बन गई थी? ये सीधे तौर पर उसी स्ट्रेटेजिक रीसेट का साइड इफेक्ट था। देखिए, वो फैसिलिटी कोई छोटी फैक्ट्री नहीं है, वो 661 एकड़ में फैली है, जिसके साथ एक पूरी टाउनशिप जुड़ी है। हाँ, इसे नए पावर प्लांट्स के भारी भरकम पुर्जे बनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब कंपनी ने नए प्लांट्स बनाने बंद कर दिए तो ये पूरी तरह से अंडर यूटिलाइज्ड हो गई। बिल्कुल। और कर्मचारियों का वेतन, रखरखाव, बिजली का खर्च तो चालू ही था। हमारे आंकड़ों के मुताबिक इस खाली कारखाने के कारण कंपनी को हर साल औसतन 27 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। ये एक सफेद हाथी बन गया था जो सारा मुनाफा सोख रहा था, तो उन्हें इससे छुटकारा पाना ही था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, डीमर्जर की रणनीति। तय किया गया कि दुर्गापुर फैसिलिटी JSW एनर्जी को दे दी जाएगी। और ये 1 जुलाई 2025 से रेट्रोस्पेक्टिव यानी पुरानी तारीख से लागू होगा। लेकिन एक माइनॉरिटी इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो ये थोड़ा डरावना लगता है। डरावना क्यों लगता है? मतलब आप अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब किसी और को दे रहे हैं, तो क्या सर्विस ऑर्डर्स पूरे करने की क्षमता खत्म नहीं हो जाएगी? JSW उन्हें बाहर भी तो निकाल सकता है। हाँ, ये एक बहुत वाजिब चिंता है। अगर बिना बैकअप के फैक्ट्री दे दी जाती तो ये आत्मघाती होता। लेकिन यहाँ एक 5 ईयर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एग्रीमेंट किया गया है। अच्छा, तो ये एग्रीमेंट काम कैसे करता है? इसके तहत अगले 5 सालों तक JSW की वो फैक्ट्री GE पावर के लिए एक तय कीमत पर पुर्जों की सप्लाई करेगी। मतलब फैक्ट्री का खर्च और घाटा अब JSW का है, लेकिन GE पावर को अपने पुर्जे समय पर मिलते रहेंगे। बिल्कुल। इससे सर्विस डिलीवरी में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये तो बहुत चतुराई से बुनी गई रणनीति है। लेकिन 5 साल बाद क्या होगा, जब ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा? देखिए, मैनेजमेंट हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा।
इन 5 सालों के ट्रांजिशन पीरियड में वे देश भर में छोटे वेंडर्स का एक नेटवर्क खड़ा कर लेंगे। यानी 5 साल बाद कंपनी पूरी तरह से एसेट लाइट हो जाएगी। बिल्कुल। उनका पूरा ध्यान सिर्फ सर्विस पर होगा, फैक्ट्रियों के रखरखाव पर नहीं। अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा देखते हैं। एक आम शेयर धारक के पोर्टफोलियो पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, क्योंकि डीमर्जर के नाम से ही निवेशक अक्सर डर जाते हैं। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि कहीं उनके शेयरों की वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी। तो रिटेल निवेशक अपनी नई इक्विटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? ये बहुत आसान है। शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो तय हुआ है 139 पर 10 का। इसका मतलब अगर मेरे पास जीई पावर के 139 शेयर हैं, तो मुझे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के 10 नए शेयर मिलेंगे। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं है। आपके जीई के 139 शेयर कम नहीं होंगे। ये पूरी तरह से अतिरिक्त वैल्यू है। इसे मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक घर है जिसके साथ एक बहुत बड़ा बंजर खेत जुड़ा है। उस खेत में उपज कुछ नहीं हो रही, 10 रखरखाव का खर्च लग रहा है। फिर आपने वो खेत एक किसान को दे दिया। अच्छा। अब आपका घर तो आपके पास ही है, सुरक्षित, लेकिन उस खेत को देने के बदले अब आपको उस किसान की खेती के मुनाफे का एक हिस्सा भी मिलने लगा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। सौदे से पहले निवेशक के पास एक ऐसी कंपनी थी जो 27 करोड़ का घाटा दे रही थी। हाँ। और अब सौदे के बाद निवेशक के पास एक मुनाफे वाली 25% ग्रोथ दिखा रही सर्विस कंपनी है। और साथ ही जेएसडब्ल्यू जैसी बड़ी एनर्जी कंपनी के शेयर भी हैं। यानी दोनों तरफ से फायदा है। यही वजह है कि इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट्स इस कदम को वैल्यू अनलॉक करने का एक बेहतरीन तरीका मान रहे हैं। बिल्कुल, ये दोनों कंपनियों की फ्यूचर बिजनेस एजिलिटी को बढ़ाता है। तो अगर हम इस पूरे टर्न अराउंड को समेटें, तो ये सिर्फ लागत कम करने की कहानी नहीं है। हाँ, ये एक कैश बर्निंग एसेट से निकलकर कैश जनरेटिंग सर्विस मशीन बनने की कहानी है। उन्होंने घाटे वाले प्रोजेक्ट्स छोड़े, नकदी 18 गुना बढ़ाई और थर्ड पार्टी फ्लीट यानी दूसरों की मशीनों को सुधार कर शानदार मुनाफा कमाया। और शेयरधारकों के हितों की भी पूरी रक्षा की। बिल्कुल। अब इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ते हैं। बताइए। जीई पावर ने डिमर्जर कर लिया और 5 साल का सेफ्टी नेट भी बना लिया। हाँ। लेकिन सोचिए, जब ये 5 साल पूरे होंगे, हाँ। और कंपनी पूरी तरह से एसेट लाइट होकर सिर्फ अपनी सेवाओं के दम पर काम करेगी, हाँ, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग एसेट से आजाद होने का ये मॉडल दुनिया भर की अन्य संघर्षरत कंपनियों के लिए सर्वाइवल का नया गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाएगा? ये तो यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भविष्य में भारी उद्योग अपनी पहचान सिर्फ कारखानों से नहीं, बल्कि अपनी सर्विस की रफ्तार से बनाएंगे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। समय ही बताएगा कि ये इंडस्ट्री को कितना बदलता है। हाँ। तो उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से इस ऐतिहासिक बदलाव के हर पहलू को समझने में मदद मिली होगी। सही। रणनीतिक फैसले सचमुच एक कंपनी की किस्मत बदल सकते हैं।